नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए टोरंटो विश्वविद्यालय में हिंदी की लेक्चरर डॉक्टर हंसादीप की लिखी हुई कहानी एक मुश्त। हंसादीप जी प्रवासी हिंदी साहित्यकार हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अभी 2-3 मिनट का रास्ता ही तय किया था कि अचानक मौसम ने करवट बदल ली। बादल फट पड़े, इस कदर कि तेज़ हवा के साथ घनघोर बारिश शुरू हो गई। घर से निकलते समय बा को याद था कि छतरी ले लें, लेकिन ताला लगाने और जल्दी पहुंचने के प्रयास में भूल गई। ऐसी बारिश और हवा में छतरी भी उड़ने के लिए बेताब हो जाती। बादलों ने झमाझम बरसने की ठान ली थी, कुछ ऐसे जैसे इंतज़ार कर रहे हों कि कब बा घर से निकले और कब पूरे आवेग के साथ हमला करें। छतरी लेने वापस घर गई तो देर हो जाएगी। वैसे भी भीग तो गई थीं, अब बीच रास्ते में थीं, ना इधर ना उधर। माथे और बालों पर प्रहार करता पानी बा के चश्मे को भी निशाना बनाता रहा। सिर को ऐसा लग रहा था जैसे नियाग्रा फॉल्स के नीचे खड़ा कर दिया हो, और पैरों को किसी उथले तालाब की सैर करने का एहसास हो रहा था। पानी की परत दर परत लगातार शरीर को बींध रही थी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जूते मनमन भारी हो चले थे। गीले कपड़े और बरसता पानी। चश्मा निकाल कर साफ भी कैसे करती। आंखों पर लगा होने पर भी नहीं दिख रहा था, खोलने पर भी नहीं। लगातार पानी के बहते रेले में डूबता चश्मा आंखों को अंधा कर रहा था। ये महज बारिश की बूंदें नहीं थीं, एक तरह का समंदर था जो शरीर को हवा और पानी के हवाले छोड़कर अपने थपेड़ों में जकड़ रहा था। अलार्म की घंटी बजते ही बाहर निकल जाती थी छोटू को लेने। छोटू को स्कूल लेने जाने के वक्त में कोई भूल चूक ना हो, इसलिए अपनी याददाश्त पर भरोसा न करके अलार्म लगा देती थी। घर से 5 मिनट पहले ही निकल जाती। 7 मिनट लगते थे स्कूल तक पहुंचने में। इस मूसलाधार बारिश में छोटू को कैसे देख पाएगी। खुद तो बा को देख कर आएगा नहीं वो। उसे बहुत मज़ा आता था बा को तंग करने में। वो चिल्लाती रहती, ठहर तू शैतान, भाग मत, सुनता है कि नहीं। और छोटू भाग जाता, बा की पकड़ से दूर। कई बार उसके पीछे भागने में सांस फूल जाती, सीने पर हाथ रखकर बैठना पड़ता। रोज़ का यही नज़ारा था। स्कूल के लिए छोड़ने जाना, स्कूल से वापस लाना और शाम 6 बजे तक उसका ध्यान रखना। छोटू की नानी को नानी याद आ जाती थी। उसके पैदा होने से पहले ही नानी कानन बेन बा का ओहदा पा गई थी। अब आधिकारिक रूप से बा की पदवी मिल गई थी। बा का नाती छोटू, छोटू उर्फ चारू उर्फ चिरायु, घर का चिराग, बा की आंखों का तारा। जब से छोटू पैदा हुआ, बा की जिंदगी उसी के आगे पीछे सिमट गई थी। इस एहसास से बा फूल कर कुप्पा हो गई थी कि आखिरकार मूलधन से ब्याज मिल ही गया। जिंदगी की असली खुशी तो ब्याज से ही मिलती है। बा की थकी हारी जिंदगी में एकाएक स्फूर्ति का संचार हो गया था। जल्दी सुबह अपने घर पर ताला लगाकर बेटी के घर बेबी सिटिंग के लिए आ जाती। बढ़ती उम्र के सारे किंतु परंतु दिमाग से हट गए थे। छोटी बच्ची बनकर दौड़ दौड़ कर उसका ध्यान रखती, अपनी गोदी में लादे रखती। न कभी हाथ दुखते, न पैरों को कभी कोई कष्ट होता। छोटू का खाना पीना, नहाना और मालिश से लेकर हर काम की जिम्मेदारी मुस्तैदी से निभाती। बेटी दामाद को कोई फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सुबह दोपहर और शाम खिड़की से रोज़ घर में प्रवेश करते, खामोशी से। कुछ कहते नहीं, मगर बा बहुत कुछ सुन लेती। आंखें चेताते हुए संदेश देती कि अब कौन सा काम शुरू करें। काम शुरू होते खत्म होते दिन ढल जाता। यूं ही ढलती गई उम्र, लेकिन मन कभी नहीं ढला। उतनी ही स्फूर्ति और ताजगी अब भी है। देखते देखते छोटू स्कूल जाने लगा। जब तक स्कूल से लेकर नहीं आ जाती, ध्यान वहीं अटका रहता। बालक है, कैसे अकेला रहेगा, कुछ खाएगा कि नहीं, कोई उसे तंग तो नहीं करेगा। माँ की माँ, चिंता के बिंद उतने ही गहरे। छोटू को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर बा की हर दिनचर्या का केंद्र बिंदु छोटू, उधर छोटू की नज़र में बा अदृश्य रहती। जब से पैदा हुआ, हरदम बा को अपने आसपास देखता रहा। कोई हो ना हो, घर में बा तो छाया की तरह वहीं मिलती। ग्रांटेड, अनुदान मिला हो जैसे बा के नाम का। केवल नाम ही क्यों, पूरी की पूरी बा। सुबह से लेकर शाम तक हर किसी की बात सुनता छोटू।
स्कूल में टीचर की, घर में मम्मा पापा की, नहीं सुनता तो सिर्फ बा की। जानता है कि ये सब चले जाएंगे, रह जाएगी तो बस बा। सबके सामने बना समझदार बच्चा उनके घर छोड़ते हिटलर बन जाता। बा कुछ भी कहे पूरी तरह उपेक्षा करता। बा बोलती रहती और उसके कान कुछ नहीं सुनते। तब उसका राज शुरू हो जाता। बा हजार हिदायतें दे, वो सब कुछ अनदेखा करके अपनी धुन में मगन रहता। कल ही की तो बात थी, बा ने छोटू के लिए थाली लगाई थी, दाल भात रोटी शाक। उसे खिलाने के लिए बैठने ही वाली थी कि दौड़ते हुए जाने लगा। बा ने रोकना चाहा एक हाथ से, दूसरे हाथ का बैलेंस बिगड़ा और थाली फर्श पर। उसने पलट कर भी नहीं देखा कि क्या हुआ। पहले सफाई की, तब तक पग्गू आ चुकी थी। बा ने राहत की सांस ली। पग्गू को बताया भी नहीं कि अभी अभी क्या हुआ था। अपनी मम्मी के आते ही वो आज्ञाकारी बच्चा चुपचाप खाना खाने बैठ गया। मन ही मन खुद पर गुस्सा होती बा। ऐसा क्यों बड़बड़ाती रहती, मेरी तो सुनता ही नहीं। पैदा हुआ तब से नहीं सुन रहा। शिकायत नहीं थी, ये उलाहना था। उठते बैठते बा खुद को ही ये उलाहना देती। बच्चे से क्या कहें, कुछ ना कुछ कमी खुद की ही होगी, तभी तो बा के कहे जाने का कोई असर नहीं होता। बच्चे के प्यार में इस कदर खो जाती कि लगता वो हर कदम उनकी इच्छानुसार चले। दाएं कहे तो दाएं, बाएं कहे तो बाएं, लेकिन होता उल्टा। हर कदम तो दूर, वो तो उनके कहने पर एक कदम भी नहीं चलता, ये जताते हुए कि मैं छोटू हूँ, कोई मशीन नहीं कि कमांड दी और चल पड़े। बा कहती दूध पी लो। वो खेलने में ऐसा मशगूल हो जाता कि जैसे कुछ सुना ही नहीं। बा कहती नाश्ता करके जाओ। वो नाश्ते की ओर बगैर देखे दरवाजे के बाहर हो जाता। बाकी बात न सुने तो कोई बात नहीं, लेकिन खाने पीने की लापरवाही बा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। भूखा रहे, दूध ना पिए, पानी ना पिए, सुने ही नहीं तो बा की बेचैनी बढ़ेगी ही ना। बा जैसा लगाव क्यों उसमें नहीं आता। एक तरफा प्यार का प्रतिदान तो प्यार ही है ना। बा की इन सारी चिंताओं का रत्ती भर भी एहसास उसे क्यों नहीं होता। मुन्नू गुड्डू तो रहा नहीं, अब 10 साल का हो गया है। बच्चे की उपेक्षा चुभती, बहुत चुभती, भीतर तक। इस बारे में सोचती रहती बा। ऐसी बात कहती भी तो किससे। पग्गू से कहना भी अच्छा नहीं लगता। छोटू को खुश करके अपनी बात मनवाने का उपाय सोचती रहती। बेटी अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि इन छोटी मोटी बातों में उसे उलझाने का कोई तुक नहीं था। बा को याद नहीं अपनी बेटी के जन्म पर क्या ऐसा ही उन्होंने महसूस किया था। तब अपनी गृहस्थी चलाने की, ससुराल वालों की मांगें पूरे करने की चिंता ज़्यादा रहती थी। उम्र के इस पायदान पर ना तो जीवन यापन की और ना ही कोई काम खत्म करने की चिंता थी। अगर कोई चिंता थी तो यही, छोटू ने दूध पूरा खत्म नहीं किया। नाश्ते में बहुत थोड़ा खाया। पता नहीं स्कूल में लंच बॉक्स से कुछ खाएगा या नहीं। और अब कई दिनों से चिंता घुस गई थी दिमाग में कि वो बाकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। आखिर क्यों नहीं सुनता। आज बा ने उसके लिए बहुत मन से खूब घी डालकर हलवा बनाया था। उसने चखा तक नहीं। इलायची और सूखे मेवे डाले। बेचारा हलवा अभी तक कढ़ाई में ही पड़ा हुआ था। ये सारी छोटी छोटी इतनी बित्ती सी नहीं, बा के लिए बड़ी बड़ी चिंताएं थीं। हर रोज़ सोचती कि आज ऐसा क्या बनाकर रखें कि छोटू की ओर से थम्सअप मिले। कुछ बनाकर खिलाती तो 10 बार पूछने पर जब वो थम्सअप दे देता तो ऐसा सुकून मिलता मानो हाथों की मेहनत और दिमाग की दौड़ सभी में गोल्ड मेडल जीत गई हूँ। जरा थका हुआ दिखा नहीं कि 10 बार उसके माथे पर हथेली रखती। वो उतनी ही तेजी से खींचकर हटा देता और अपने बाल ठीक करने लगता। भाभी कोई कम नहीं थी, छोटू की नानी थी। कुछ और सूझता ही नहीं सिवाय इसके कि छोटू को ठीक से ध्यान कैसे रखा जाए। बा का ये जुनून अपने चरम पर, उधर बा को इग्नोर करने का चरम छोटू के सिर पर सवार। दोनों एक दूसरे को टक्कर देते रहते। बाजी मारता छोटू। अब वो 10 साल का और बा 65 की हो चली थी। उसके न सुनने पर बा कुड़मुड़ाती, खुद को समझाती। पीढ़ी का अंतर, उम्र का अंतर, सोच का अंतर, पढ़ाई का अंतर, तकनीक का अंतर, कितने तो अंतर थे जमाने भर के, तमाम सारे। लेकिन फिर ख्याल आता लाखों अंतर होने के बावजूद रगों में बहता खून तो एक ही था। मन महसूस कर रह जाती।
आशीषों की बरसात में कभी किसी तरह का गुस्सा या नाराज़गी नहीं टिक पाती। जीवन भर बहुत कुछ घोल कर पिया था। ये तो वो बिंदु था जहाँ से उनका नया जीवन शुरू हुआ था। नानी बनकर नई ऊर्जा मिली थी छोटू के आने से। पानी ने न थमने की कसम खा ली थी। बादल भर भर के बरस रहे थे, ज़्यादा और ज़्यादा। जमीन पर नदियाँ बहने लगी थीं। उछाल खाता पानी अपने पूरे वेग से कहर मचा रहा था। ज्वार भाटे की शक्ल में दोनों कभी इस ओर तो कभी उस ओर। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। बच्चे बाहर आने लगे थे। रोज़ तो बाग को छोटू सबसे पहले दिख जाता था, आज कहीं नहीं दिखा। छोटू तो क्या, कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। पानी से लथपथ चश्मे और ऊपर से मूसलाधार बारिश में एक के बाद एक साए भर दिखाई दे रहे थे। बा तेजी से इधर उधर नजरें घुमा रही थीं। कुछ मिनट उसे ढूंढने की कोशिश में निकल गए। बेचैनी बढ़ रही थी। बा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, छोटू को कैसे ढूंढें। बच्चे इधर उधर चारों ओर दिखाई दे रहे थे, पर किसी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। अब छोटू को कैसे पहचाने? बादलों का निश्चय अटल था, हमले पर हमला। चश्मा खोलती पहनती, लेकिन पानी का बहाव इतना था कि ना चश्मा पहनने पर कुछ दिख रहा था, ना चश्मा खोलने पर। पानी का साथ देते हुए हवा ने भी गति पकड़ ली थी। पैर लड़खड़ा रहे थे। पानी का बहाव सब कुछ बहा ले जाने को आतुर था। अपनी आदतानुसार छोटू उन्हें देखकर भाग गया तो कहाँ और कैसे खोजेंगी? पानी के बहाव के साथ इधर से उधर जा रही थी बा। कहीं तो बच्चा दिख जाए। न मिला तो क्या करेंगी? हजारों शंकाएं जन्म लेने लगी। हे भगवान, कोई ले तो नहीं गया उसे? पानी का आवेग जितना तेज था, उससे कई गुना ज़्यादा तेज बाघ की धड़कनें थीं, जो लगातार नए नए संदेहों से घिरती जा रही थीं। बदहवास सी बार बार चश्मा खोलती पहनती, आंखें मिचमिचाती, इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। बेटी दामाद को तुरंत फ़ोन करना होगा, लेकिन फ़ोन के लिए तो घर जाना पड़ेगा, और यहाँ से छोटू को लिए बगैर तो जा ही नहीं सकती। अपनी इस बेबसी से इस कदर निराश हो गई कि बाहरी पानी के बहाव के साथ भीतर जमा आंखों का पानी एक में एक हो गया। जोर जोर से रोने का मन कर रहा था, ताकि उनके रोने की आवाज़ सुनकर शायद कोई मदद के लिए आ जाए। तभी किसी ने आकर बा का हाथ पकड़ा। जाना पहचाना स्पर्श। बा ने खुशी से उमकते हुए कहा, बेटा छोटू। तुम आ गए? हे भगवान, लाख लाख शुक्र आपका। बेटा, मुझे पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कब से ढूंढ रही थी तुम्हें। अब घर कैसे जाएंगे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो, कहते हुए छोटू ने बा की हथेली थाम ली। मैं नहीं चल पाऊंगी बेटा। छोटू ने बा का हाथ कसकर पकड़ा और चलने लगा। पानी का बहाव आगे पीछे ऊपर नीचे हर ओर से धक्का दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी और बा के बीच रस्साकसी हो रही हो। पैर बहक रहे थे। फिर से बोली, कुछ दिखाई नहीं दे रहा बेटा। इधर चलो बा। अपने बस्ते को पीठ पर लादे छोटू एक हाथ से बा को पकड़ता आगे बढ़ता रहा और बा को हर मोड़ पर सावधान करता रहा। बा और छोटू दोनों पानी से सराबोर कदम दर कदम आगे बढ़ रहे थे। बारिश की गिरफ्त में भीगी हुई बा छोटू की हथेली थामे भीतर से भी भीगने लगी थी। छोटू के हाथ में अपना हाथ पाकर बा ने जिस स्पर्श का अनुभव किया, वो शायद पहले कभी नहीं किया था। जिम्मेदार पथ प्रदर्शक, नन्हा सहारा। रास्ते की तमाम मुश्किलों से बचाते छोटू ने घर की देहरी पर जाकर ही बा का हाथ छोड़ा। बोला, बा कपड़े बदल लो, सर्दी लग जाएगी। बा ने अपने शरीर से टपकते पानी को हथेली में थामने की असफल कोशिश करते हुए घर में प्रवेश किया। अनगिनत बूंदों के साथ शरीर का हर अंग नम था। आंखें भी बारिश के पानी से तालमेल करती अनियंत्रित हो चली थीं। भीगे हुए शरीर के साथ जो सबसे ज़्यादा भीगा था, वो था दोनों का रिश्ता। बा के शरीर की रग रग में चेतना का संचार करता हुआ स्पर्श और सहारे के लिए बढ़ाया हाथ हमेशा बा के साथ रहेगा, आंखें बंद होने तक। शैतान और ढीठ बच्चा एकाएक बड़ा बन गया था, बहुत बड़ा। कुछ मिनटों के उस रास्ते में वे तमाम उल्हाने अब बा की किस्मत को सराहने लगे थे। ठीक वैसे ही जैसे 10 बरसों का किश्त दर किश्त ऋण एक मुश्त जमा कर दिया गया हो।
अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हंसा दीप की लिखी हुई एक बेहद खूबसूरत और प्यारी सी कहानी, एक मुश्त। बा के एहसास को सिर्फ महसूसा जा सकता है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आशा है कहानी आपको भी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।